मुझसे अक्सर जब लोगों की बात होती है म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो वो इक्विटी से हमेशा डरते हुए नजर आते हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर्टी में आपको एक मुश्त पैसा लगाना होता है और ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के माध्यम से भी जा सकते हैं और आप इकट्ठे भी पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है, जबकि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से रिलेटेड होती है। बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जब कई लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो रियल टाइम निफ्टी और सेंसेक्स को ऊपर नीचे करते हुए देखते हुए डर जाते हैं। जब आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो आपको ये पता है कि उसका एक मूल रेट होता है, एक मूल वैल्यू होती है जो कम से कम आपको ज़रूर मिलती है। इसलिए प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से बिल्कुल नहीं कतराते। लेकिन प्रॉब्लम वही, या तो उनके पास पैसा कम होता है या फिर उनको थोड़ा बहुत रिस्क लगता है। इसी का एक तोड़ होता है। म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी को मिला करके एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT। ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया में इसकी बहुत कम कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी कंपनीज हैं वो एक अच्छा खासा रिटर्न देती हैं, साथ में आपको रियल एस्टेट की जो इनकम है वो भी देती हैं। जो प्राइस बढ़ता है वो रियल एस्टेट के रेट के अनुसार बढ़ता है और जो रिटर्न मिलता है वो रियल एस्टेट में जो रेंटल इनकम होती है उसके अनुसार आपको मिलता है। ये है क्या? रियल एस्टेट कंपनीज जो हैं वो प्रॉपर्टीज को ओन करती हैं, वो आपसे पैसे लेती हैं और उसको कई कंपनीज में, कई रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में लगाती हैं। इन्वेस्टमेंट व्हीकल इसमें क्या होता है? इसमें जो लार्ज बड़े इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे इन्वेस्टर, चाहे आप 10,000 रुपए क्यों ना दे रहे हो, 50,000 रुपए दे रहे हो, 1,00,000 रुपए दे रहे हो, वो सारा जो प्रॉपर्टी है उसी की यूनिट आपको वो अलॉट करते हैं। जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स के खरीदे जाने के बाद उसकी यूनिट अलॉट की जाती है आपको। और ये सबसे बेहतरीन इसमें चीज जो होती है वो होती है इनकम जनरेटर, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं ये कंपनीज पैसे को रियल एस्टेट में लगाती हैं, जमीन नहीं खरीदती, बल्कि ऐसे रेंटल इनकम वाले प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करती हैं जिसमें रेंट आए। तो जो भी रेंट आता है वो सारा रेंट का 90% जो भी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया है उनको रिटर्न कर दिया जाता है। और मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होता है अगर कंपनी जो है वो ऑनेस्टी से वर्क करे, और ऑनेस्टी से कंपनी को वर्क करने के लिए सेबी है। अब ये किस किस तरीके के RTIS होते हैं? इक्विटी RITS होते हैं, मॉर्गेज REITS होते हैं और हाइब्रिड REITS होते हैं। इक्विटी REITS का मतलब हुआ कि आप होल सोल उस चीज के पूरी तरह हकदार होते हैं। मॉर्गेज में आप जो कंपनी है उसको पैसा लेंड करते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो इससे कोई लेना देना नहीं, आपको लगातार इनकम मिलती रहती है। और साथ में हाइब्रिड होते हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी ओन भी करते हैं और साथ में थोड़ा लेंड भी करते हैं। ठीक है, ये एकदम उसी तरीके से है कि ये इक्विटी फंड है, ये डेट फंड है और ये हाइब्रिड फंड है, इन दोनों का मिक्सचर। अब जो ट्रेडिंग ऑप्शंस है उसमें क्या होता है, कुछ जो REITS होते हैं वो स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड होते हुए भी मिलेंगे, यानी ETF के तरीके से। कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, जो सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स के लिए ही होते हैं, शायद आप उसमें पैसे न लगा पाए क्योंकि उसमें एक मिनिमम अमाउंट होता है और साथ में और भी कई चीजें होती हैं एंट्री के लिए, तो उसमें भी सबको पब्लिकली नहीं दिया जाता वो। और साथ में पब्लिकली नॉन ट्रेडेड REITS होते हैं जो ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज इसे ओन करते हैं। सबसे बेहतरीन चीज मुझे ये चार्ट ही लगता है। इस चार्ट में आपको उसका परफॉर्मेंस बेनिफिट देखिए दिखाता है, इसमें डिविडेंड इनकम आपको बहुत अच्छी मिलती है, जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके शहर के एक जगह पर एक आपने रेंटल प्रॉपर्टी ले ली और दूसरी जगह पर एक रेंटल प्रॉपर्टी ले ली। अब हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में दोनों जगह की ग्रोथ सेम हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि दोनों जगह जो है वो खराब परफॉर्मेंस खराब हो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है जिससे आपको एक एवरेज रिटर्न की ओर आप आगे बढ़ते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। साथ में लिक्विडिटी, आप प्रॉपर्टी कभी भी लेकर के बेच नहीं सकते। ये भी एक पॉइंट जो है मैं अक्सर उठाता हूँ स्टूडेंट्स के संग
कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी आपको जरूरत पड़ती है उस प्रॉपर्टी की तो आप तुरंत उसको नहीं बेच सकते, लेकिन REITs में आप अगले दिन ही उसको सेल कर सकते हैं। साथ में इन्फ्लेशन हेज होता है, आपको पता ही होगा कि जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो इन्फ्लेशन के अनुसार ही बढ़ते हैं, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा। तो आपको इन्फ्लेशन से पूरा हेज आपको मिलता है, यानी इन्फ्लेशन का पूरा कवर आपको मिल जाता है। ट्रांसपेरेंसी इसमें रहती है, सेबी के माध्यम से सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट रखी गई हैं और आपको सारी चीजें इसमें सटीक कैलकुलेटिव तरीके से, कैलकुलेशन के तरीके से आपको रखी जाती है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। ये पूरी तरीके से रियल एस्टेट का एक म्यूचुअल फंड है, आप समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग भी आप REITs से कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी में जब बहुत सारे लोग हम लोग होते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तो उसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं। आप स्टडी इनकम भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अज्यूम करते हैं कि आज मैं 35 इयर्स का हूं और आज से मैंने इसमें पैसा लगाना चालू किया, जब मैं 60 का होऊंगा तो वो प्रॉपर्टी जिसमें आज मैंने पैसा लगाया वो प्रॉपर्टी का रेट भी 25 साल के बाद कुछ और होगा और साथ ही साथ जो रेंटल इनकम है वो भी बढ़ेगी। जैसे इसको बहुत इजीली तरीके से आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक जगह पर एक 4-5 फ्लैट्स बना दिए हैं और आने वाले समय में फ्लैट का जो रेट होगा वो भी आपका बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है वहां की रेंटल इनकम भी बढ़ेगी। तो इसमें जो स्टडी इनकम है ये एक बहुत बढ़िया पार्ट है इसका। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म की ग्रोथ भी मिलेगी, ठीक है। अब कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया था मैंने अभी कि स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट होता है, आप वहां से ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप ले सकते हैं, बहुत सारी म्यूचुअल फंड की कंपनी से जो REITs देती हैं। एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है अभी इंडिया में, लेकिन आने वाले समय में जरूर होगा। उसके बाद आप इसका ETF होता है, ETF यानी कि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में इसके ETF अवेलेबल है, ट्रेड हो रहे हैं, आप वहां से भी इसको बाई कर सकते हैं। मेरा जो आपको सजेशन रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इसे लें। क्यों? कारण है क्योंकि ETF में जब आप कोई जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड करना आता हो, या फिर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि बायर और सेलर के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है 2-3% का, तो उससे भी आप बच के रहेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सारी चीज़ों में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़ें REITs से। प्रॉपर्टी में जो सबसे 2-3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, REITs उस सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। पहली प्रॉब्लम आती है कि आपका एक मुश्त पैसा चाहिए, उसका कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो है रिस्क होता है कि कोई कब्जा कर ले या कोई XYZ सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, कानूनी दांवपेच होते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। लिक्विडिटी इसमें आराम से है, यानी कि आप जब चाहे तब इसको उठा करके सेल आउट कर सकते हैं। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट REITs से खत्म हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं आने वाले अभी कि कौन से REITs बेस्ट हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली गूगल पे जाएंगे। आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आकर के सिंपल सर्च कर दीजिए टॉप बाय REITs इन इंडिया, ठीक है। और आपको सिंपली रिजल्ट मिल जाएगा। एम्बेसी ऑफिस पार्क REITs, नेक्सस, ओबराय रियल्टी, माइंड स्पेस बिजनेस, गोदरेज प्रॉपर्टी। अब जैसे देखिए सबसे मजेदार चीज, कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिसके बारे में आप जानते भी हैं, सुनते भी हैं और उनके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट भी है। सिंपल, गोदरेज प्रॉपर्टी का REITs देखिए, प्रेस्टीज ग्रुप का है, DLF का है, शोभा प्रॉपर्टीज का है, ये सारी कंपनीज के REITs हैं, ठीक है। और आपको इजीली अवेलेबल है म्यूचुअल फंड कंपनीज के माध्यम से भी। कोटक का भी REITs है, ठीक है। HDFC का भी आपको मिलेगा, HDFC म्यूचुअल फंड का भी, ICICI म्यूचुअल फंड का भी। आपको सिंपली यही करना है कि किसी में भी जाके आप पैसा लगा दें। ऐसा कोई नहीं होता है कि बहुत ज्यादा आने वाले समय में कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ये कम अच्छा परफॉर्म करेगा। एक्चुअली में कंपनीज को भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, ठीक है। कि कभी कभी ये हो जाता है कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, ऐसा जनरली नहीं होता। नहीं तो एन एवरेज 20% के आसपास आपको जो है इसमें ग्रोथ मिल सकती है एन एवरेज।
और 8 से 10% के अक्सर जो है ना 5, 7, 8% जो है इसमें डिविडेंड भी आपको मिल सकता है। लंबे समय के लिए इसमें निवेश करें, जैसे प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जल्द ही आंसर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।